के बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप सब कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे सफलता एक दिन आपके पास ज़रूर आएगी। ठीक है, सुप्रभात, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने इसमें शामिल किया है। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको इस वीडियो की जो PDF है वो चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है, राजेश गोयल बिकम्स न्यू DG ऑफ नारईडीको। ठीक है, मतलब NAREDCO। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, मतलब राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद, मतलब नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है NAREDCO। ठीक है, इसके जो नए महानिदेशक चुने गए हैं, जिनका नाम है राजेश गोयल। ठीक है, ये इसके नए महानिदेशक चुने गए हैं, राजेश गोयल जी, किसके? राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद के। ठीक है, प्रायर टू दिस ही वॉज सर्विंग एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके पहले ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। कहाँ पर? हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में इसके पहले ये एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर काम करते थे। उसके बाद अब इनको महानिदेशक बना लिया गया है राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ही इज़ प्रोफेशनल विद ओवर 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनके पास पिछले 37 साल का अनुभव है। कहाँ पर? इन्होंने लीडिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे PSUs जो हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी PSUs में, जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाई गई हैं, उसमें इन्होंने 37 साल तक काम किया है और इनके पास 37 साल का अनुभव है। ठीक है, इसलिए इनको महानिदेशक बनाया गया है राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद का। किसको? राजेश गोयल जी को। इसको मैं एक बार आप साफ कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि राजेश गोयल नए महानिदेशक होंगे NAREDCO के। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसके पहले ये कहाँ थे? ये चेयरमैन थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मतलब अध्यक्ष थे और प्रबंध निदेशक थे। कहाँ पर? हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास 37 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने PSUs में काम किया है, जो किसकी है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो इस करंट से निकल के इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, तो वो ये हैं, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई? सन 1998 में, मतलब राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद की स्थापना सन 1998 में हुई। उसके बाद नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? मतलब राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। मुझे नहीं लगता इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगी। ठीक है, और ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। आगे देखते हैं, हमारी अगली करंट है, 7th LCU शिप इन LCU L57 कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। ठीक है, जो 7वीं LCU शिप है, जिसका नाम है इन LCU L57, उसने भारतीय नौसेना में प्रवेश किया है। ठीक है, कौन सी? 7वीं LCU शिप है, जिसका नाम है इन LCU L57, उसने भारतीय नौसेना में प्रवेश किया है। ये लर्न करना है, क्योंकि इसमें इस शिप का जो कोड है ये भी आपको याद करना है, और ये भी पता होना चाहिए कि 7वीं है ये, इसके पहले 6 और आ चुकी हैं। ठीक है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप, मतलब प्रमुख शिल्प उपयोगिता जहाज, जिसका नाम है इन LCU L57 कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन पोर्ट ब्लेयर। इसने भारतीय नौसेना में प्रवेश किया है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, दिस वॉरशिप वॉज बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। इस शिप के निर्माता कौन है? इस लड़ाकू विमान के निर्माता हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GRSE भी बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं, द इन LCU L57 इज़ अ 7th LCU Mark 4 क्लास वॉरशिप। ठीक है, ये 7वीं शिप है जिसपे LCU Mark क्लास 4 है। ठीक है, मतलब LCU Mark क्लास 4 के नाम के लड़ाकू जहाज में ये 7वीं, इस श्रृंखला में ये 7वां जहाज है। इसके पहले 6 और आ चुके हैं। मतलब LCU Mark 4 क्लास वॉरशिप की जो श्रृंखला है जहाज़ों की, लड़ाकू विमानों की, लड़ाकू जहाज़ों की, उसका ये 7वां है। ठीक है, जिसका नाम है इन LCU L57। आगे देखते हैं, द प्राइमरी रोल ऑफ द वॉरशिप बीइंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द मेन बैटल टैंक। ठीक है, प्राइमरी रोल का मतलब इसका मुख्य काम क्या है? सेना में इसका मुख्य काम यह है
कि यह परिवहन और मुख्य युद्धक टैंक की तैनाती करेगा, ठीक है। वॉरशिप बीइंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मेन बैटल टैंक्स, ठीक है, मतलब मुख्य युद्धक टैंक की तैनाती, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा करके वहाँ पे उसकी तैनाती करेगा। आर्मर्ड व्हीकल्स, ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम शिप टू शोर, मतलब हथियारों और उपकरणों के हथियार, ठीक है, उनको लेकर जाएगा शिप से लेकर के शोर तक, मतलब जहाज से लेकर के उनको जहाँ भी ले जाना होगा। शोर, शोर मतलब वो लाइन जो समुद्र के बगल में खिंची होती है, ठीक है, किसी भी देश के चारों तरफ अगर समुद्र है तो वो रेखा जहाँ पर समुद्र और ज़मीन के बीच में जो रेखा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं शोर। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जहाज़ जो है यह परिवहन और मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करेगा वहाँ पर ले जा कर के, और हथियारों और उपकरणों के हथियारों को इधर से उधर, मतलब शिप से लेकर के शोर पे आएगा और शोर से लेकर के शिप पर जाएगा। द फर्स्ट शिप ऑफ मार्क 4 LCU वेसल, मैंने अभी बताया कि ये मार्क 4 LCU वेसल एक श्रृंखला है। इसमें जो पहला जहाज आया था जिसका नाम था इन LCU L51, ठीक है, इट वॉज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन मार्च 2017। वो भारतीय नौसेना में कब प्रवेश किया था? मार्च 2017 में, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इन, ठीक है, LCUL, ये तो कॉमन है सातों श्रृंखलाओं में, खाली अंतर कहाँ पर है? जो पहला था उसमें 51 है और जो सातवां जो अभी आया है वो 57 है, ठीक है। इस तरह से ये आपको आसान हो जाएगा याद करना। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आगे देखते हैं। इस करंट से निकल के जो एक चीज़ आ रही है कि जो मुख्य चीफ हैं नेवल स्टाफ के, उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, मतलब नेवल स्टाफ के जो प्रमुख हैं, ठीक है, उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, कैनरा बैंक स्टार्ट्स गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल, कि जो कैनरा बैंक है उसने अपना स्वर्ण लोन का जो व्यवसाय है वो शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं क्या है, कैनरा बैंक हैज़ स्टार्टेड अ स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड टू गोल्ड लोन्स, ठीक है। कैनरा बैंक ने अपना एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है जो स्वर्ण लोन पर समर्पित है, ठीक है, मतलब डेडिकेटेड टू गोल्ड लोन्स, डेडिकेटेड मतलब समर्पित है गोल्ड लोन्स के लिए, यानी कि जो सोने पे लोन लिया जाता है उसको समर्पित है। दिस बिजनेस वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ इट्स कस्टमर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। इन्होंने यह व्यवसाय जो शुरू किया है, ये क्यों शुरू किया है? स्वर्ण पे लोन देने का, ताकि इस वक्त जो फाइनेंशियल नीड है, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे पास कम पैसे हैं या फिर पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जो इसके ग्राहक हैं वो लोग इस कोविड-19 की महामारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, ठीक है। आगे, द बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ गोल्ड लोन कैंपेन टिल 30 जून 2020। इस बैंक ने, यानी कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है, ये स्वर्ण लोन कैंपेन लॉन्च किया है जो कब तक है? 30 जून 2020 तक, ठीक है, विद एन इंटरेस्ट रेट एज लो एज 7.85 पर एनम, ठीक है। पूरे साल में जो एक इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है, जो फ़ायदा पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो 7.85 का देना पड़ेगा बस, ठीक है, विद एन इंटरेस्ट रेट एज लो एज 7.85, सिर्फ 7.8% हर साल इंटरेस्ट आपको उस लोन पर देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कब तक है कैंपेन? 30 जून 2020 तक है, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया गया है? फाइनेंशियल नीड्स, आजकल हम सब की ज़रूरत है, पैसे बहुत कम है क्योंकि कोविड महामारी की वजह से भारत बंदी चल रही है, तो उसमें अपने ग्राहकों की मदद करने के लिए कैनरा बैंक ने ये स्कीम चलाई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द स्पेशल गोल्ड लोन प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड कीपिंग इन माइंड द चैलेंज फेस्ड बाय द कस्टमर। ये स्पेशल जो स्वर्ण लोन जो बनाया गया है, इसकी जो डिज़ाइन दिया गया है, मतलब जिस तरह से ये लोन लिया जाएगा और इस पर जो इंटरेस्ट होगा, इसमें जो है ग्राहकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि उनको इस वक्त किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कोविड-19 महामारी के दौरान। आगे देखते हैं, द क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इससे जो क्रेडिट है उसका क्या होगा, उस क्रेडिट का उपयोग किस लिए करेगी बैंक? वो उपयोग करेगी विभिन्न उद्देश्यों के लिए, जैसे कृषि और संबंधित गतिविधियों का खर्च, ठीक है, सच एज एक्सपेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के खर्चा के लिए यूज़ करेगी उस क्रेडिट को, और अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब और उससे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं। बिजनेस नीड्स, मतलब जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें ज़रूरत हो तो उसके लिए क्रेडिट का उपयोग करेगी। हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य की अगर कोई इमरजेंसी है या फिर कोई पर्सनल ज़रूरत है, ठीक है, मतलब जो क्रेडिट होगा बैंक उसका इस्तेमाल कहाँ पर करेगी? विभिन्न उद्देश्यों के लिए, जैसे कि कृषि और संबंधित गतिविधियों में खर्च, ठीक है, उसमें खर्च करेगी, या फिर कोई बिजनेस व्यवसाय में ज़रूरत है, या फिर कोई स्वास्थ्य की इमरजेंसी है,
या फिर कोई पर्सनल यानी अपना खुद का कोई ज़रूरत है, ठीक है। द लोन फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड फ्रॉम ऑल डेजिग्नेटेड ब्रांचेज अक्रॉस द कंट्री। यह लोन जो स्वर्ण लोन है कैनरा बैंक का, ये पूरे देश में किसी भी ब्रांच से, किसी भी शाखा से कैनरा बैंक की लिया जा सकता है। द लोन्स आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स। ये लोन जो है ये हम 1 साल से लेकर के 3 साल की अवधि के लिए ले सकते हैं विद अ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन, मतलब इसके साथ में लचीला पुनर्भुगतान विकल्प भी मौजूद है, ठीक है, जो बहुत ही लचीला है। और मैंने ये भी बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो गोल्ड लोन यानी स्वर्ण लोन लिया जाएगा उस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो भी काफ़ी कम रखा है बैंक ने, और इसमें लचीला पुनर्भुगतान विकल्प भी मौजूद है, ठीक है। आगे देखते हैं इस करंट से निकल के जो 3 चीज़ें आ रही हैं। कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं TN मनोहरन, ठीक है। उसके बाद कैनरा बैंक के MD और CEO कौन है, मतलब मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? LV प्रभाकर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद कर लीजिएगा, एक बार में तो नहीं याद होंगी, ये मैं जानती हूँ, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है ARCI एंड SCTIMST जॉइंटली डेवलप बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट, ठीक है। मतलब ARCI एक संस्थान है, अभी आगे मैं बताऊंगी ये क्या है इसका फुल फॉर्म, और SCTIMST इन दोनों ने मिल करके एक बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो पर्यावरण में खुद को थोड़े दिनों बाद में पर्यावरण में मिल जाए, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो, बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट, मेटल का एक प्रत्यारोपण बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ARCI, ठीक है। ARCI मतलब इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटीरियल, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, एडवांस रिसर्च सेंटर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है। पाउडर मेटलर्जी मतलब पाउडर धातुकर्म के लिए और नए सामान बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूट है ARCI, मैंने आपको बताया था ऊपर कि मैं नीचे आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगी, मतलब इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र किसके लिए? पाउडर धातुकर्म के लिए एवं नए सामान बनाने के लिए। एंड श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCTIMST, ठीक है, मतलब चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान श्री चित्रा तिरुनल, ठीक है, मतलब श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान SCTIMST, इन दोनों ने मिल करके एक नए जनरेशन का मैग्नीशियम का एक अलॉय बनाया है, मतलब एक मिश्रण बनाया है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, मतलब पर्यावरण के अनुरूप है। वो मेटल का प्रत्यारोपण है जिसको इंसानों में यूज़ किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल इंसानों में किया जा सकता है, ठीक है। मैं इसको आपको एक बार ढंग से अच्छे से बता देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र जो पाउडर धातुकर्म एवं उससे जुड़े हुए सामान बनाता है, उसने श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी SCTIMST जो कि कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, उसके साथ में मिल करके एक नया जनरेशन का, नया तरीके का आयरन मैंगनीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आयरन मैंगनीज, ठीक है, आयरन मैंगनीज का मिश्र तैयार किया है जो कि इंसानों में यूज़ किया जाएगा एक प्रत्यारोपण के तौर पर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी थोड़ी टफ है, लेकिन मैंने इसको बहुत इजी में लिखा है, जिस तरह से ये हिंदू में दिया गया था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, मैंने थोड़ा आसान करके यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। कि अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र पाउडर धातुकर्म और इससे जुड़े हुए वस्तु जो बनाती है, उसने श्री तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मतलब चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिल करके एक नया मैंगनीज और आयरन का मतलब लोहा और मैंगनीज का एक मिश्र तैयार किया है जो कि इंसानों में एक प्रत्यारोपण के तौर पर लगाया जाएगा, ठीक है। और ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुरूप है, ठीक है। ये है इसमें इसका पूरा मतलब जो मैंने आपको भी समझा दिया, ठीक है। आप देख लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आता है तो आप हमें पूछ लीजिएगा, हम आपको दोबारा से बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
द न्यूली डेवलप्ड अलॉयज आर सुइटेबल फॉर बायोडिग्रेडेबल स्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट एप्लीकेशन। ये जो नया मिश्र तैयार किया गया है इसको कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? बायोडिग्रेडेबल स्टेंट, इसको जो है हड्डियों में प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स लाइक आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड पॉलीमर पार्टिसिपेट इन हीलिंग प्रोसीजर। इसमें जो है वो सारे वस्तु इस्तेमाल किए गए हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो पर्यावरण के अनुरूप हैं, जैसे लोहा है, मैग्नीशियम है, जिंक है या कोई पॉलीमर है। ठीक है, ये सारे के सारे जब प्रत्यारोपित किए जाएंगे तो ये शरीर में जा कर के जहाँ पर प्रत्यारोपित इनको किया जाएगा वहाँ पर ये उस चोट को यानी उस जगह को, उस घाव को भरने का काम करेंगे। एंड ग्रेजुअली डिग्रेड बाय मेंटेनिंग मैकेनिकल इंटेग्रिटी। ठीक है, और इनसे ये मजबूती प्रदान करेंगे और धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, तो इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। In vivo and in vitro studies are being planned by the team at Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences। ठीक है, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं। कहाँ पर? एक टीम है जो शोध कर रही है। कहाँ पर? श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में, जो कि कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, द ARCI टीम हैज़ एम्प्लॉयड कन्वेंशनल मेल्टिंग एंड पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। ठीक है, ARCI मतलब अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इस करंट के स्टार्टिंग में बताया था। उसने जो है इसमें इसकी जब इसको बनाया है, इस मिश्र को यानी कि लोहा और मैग्नीशियम के मिश्र को जो बनाया है, इसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक पिघलने वाले और पाउडर धातु विज्ञान तकनीक से इसको बनाया है। ठीक है, इसमें जिसका डायमीटर कितना है, मतलब सर्कल का एक रेडियस होता है और एक डायमीटर होता है। रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, वो क्या है? 2 मिलीमीटर का है। और इसकी लंबाई 12 मिलीमीटर की है। और इसकी जो मोटाई है, दीवार की जो मोटाई है, वॉल थिकनेस है, वो 175 माइक्रोमीटर की है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आप सबको अगर आप चिकित्सा के लाइन से नहीं है तो। अगर आपने चिकित्सा मतलब साइंस नहीं लिया है 12th में तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करने से तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, क्या होगा इसमें याद करना पड़ेगा? डायमीटर 2 mm का है, इसकी लंबाई 12 है और इसके दीवार की मोटाई 175 माइक्रोमीटर की है। ठीक है, और इसको किसने मिलके बनाया है? ARCI ने और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ठीक है, और इसमें ये क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं? लोहा, मैग्नीशियम, जिंक और पॉलीमर। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये उस चोट को, घाव को भरने का काम करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप से घुल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे शरीर से, और एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे उस जगह को। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस करंट से निकल के और क्या चीज़ें आ रही हैं। ARCI के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? ठीक है, ARCI मतलब अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। इसके हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, ARCI का चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर अनिल काकोदकर। ठीक है, डॉक्टर अनिल काकोदकर। इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर G पद्मान भाम। ठीक है, SCTI-MST के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? अब क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है यानी चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है तिरुवनंतपुरम में, तो इसका मुख्यालय भी वहीं होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। और इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर आशा किशोर। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी याद करना है तो जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक लिस्ट में जो भी याद करना है वो सब लिख के लगा लीजिए। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी बार आप उस पर देखेंगे और 4-5 दिन के अंदर आपको वो याद हो जाएगा, क्योंकि दिन में 3 से 4 बार आप उसको ऐसे ही देख लेंगे, तो इससे आपको ये सारी चीज़ें जो रटने वाली है वो अपने आप से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। CSIR-CMERI develops disinfection sprayers to combat COVID-19। ठीक है, CSIR-CMERI ने कीटाणुनाशक स्प्रेयर्स बनाए हैं ताकि वो कोविड-19 महामारी से निजात पा सकें या फिर उस पर काबू पाया जा सके। 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट्स, नेमली न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। ठीक है, 2 मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है ये कीटाणुनाशक स्प्रेयर यूनिट, जिनका नाम रखा गया है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यानी POMID। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है POMID का न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। ठीक है, एंड बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर। ठीक है, एंड BPDS मतलब बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर।
have been developed by the scientists at CSIR Central Mechanical Engineering Research Institute। ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में ये बनाया गया है, जिसको बोला जाता है, ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया, CMERI। ठीक है, और कहाँ का है ये संस्थान? ये संस्थान है दुर्गापुर का। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ दीज यूनिट्स इंक्लूड इफेक्टिव क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन हॉस्पिटल। ठीक है, इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ पर है? इसका यूज़ होगा प्रभावी सफाई एवं कीटाणु शोधन में रोगजनक सूक्ष्म जीवों में, जो कि मौजूद होते हैं कहाँ पर? अस्पतालों में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ में मरीज़ आते हैं, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोगजनक सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी क्या क्या है एक बार ये देख लीजिए, मैंने इसको क्लियर कर दिया है, एक बार बता देती हूँ। इसमें ज़रूरी ये है कि CSIR CMERI दुर्गापुर, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये दुर्गापुर का, इसने बनाया है कीटाणुनाशक स्प्रे। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन POMID एंड BPDS। इन CSIR CMERI ने जो मशीन बनाया है, जो स्प्रेयर बनाया है कीटाणुनाशक, उसका नाम है POMID एंड BPDS। फुल फॉर्म आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है कि जिस इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है वो दुर्गापुर में है। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ पे काम करेगी ये मशीन? ये मशीन काम करेगी, ये अस्पतालों में काम करेगी कीटाणुनाशक रोगजनक सूक्ष्म जीवों को मारने में। ठीक है, और ये इंडोर मोबाइल यूनिट है, मतलब इसका अस्पतालों में यूज़ किया जा सकता है, घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंडोर यूनिट है। आगे देखते हैं। Periodic uses of disinfecting unit POMID and BPDS will assist in minimizing the risk of transmitting coronavirus to people who accidentally come in contact with those surfaces। ठीक है, इसको बनाया क्यों गया है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो है मिनिमाइज़ करेगा, मतलब कम करेगा उस रिस्क को जो हो सकता है कब? जब एक्सीडेंटली हम लोग कोरोना वायरस की जद में आ जाते हैं, यानी कि कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, एक्सीडेंटली बिना जाने हुए, बिना कुछ पता हुआ अगर हम कोरोना वायरस के टच में आ गए तो भी हमें कोरोना वायरस जैसी बीमारियां ना फैल सकें। ठीक है, इस मशीन को बनाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है। These units can be used in cleaning and disinfecting frequently touched surfaces। ये जो मशीन है दो, POMID और BPDS, ठीक है, ये साफ़ सफाई करेंगी और कीटाणुनाशक का काम करेंगी जो जल्दी जल्दी सरफेसेस को टच किया जाता है। ठीक है, जिन सरफेसेस को बहुत ही जल्दी जल्दी टच किया जाता है, जैसे टेबल्स है, मेज कुर्सियां हैं, डोर के हैंडल्स है, दरवाज़ों के, लाइट के स्विच हैं। ठीक है, हैंडल्स हैं, फ़ोन है, कीबोर्ड है, टॉयलेट है, सिंक है, कार्डबोर्ड है। ठीक है, इन सब चीज़ों को जिनको हम बार बार टच करते हैं, जैसे कि समय समय पर उपयोग में जोखिम को कम करने के लिए सहायता करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिसइंफेक्टिंग यूनिट पोमिड एंड BPDS, मतलब ये जो दोनों जो मशीनें हैं पोमिड और BPDS, कंप्राइज ऑफ ए स्प्रेयर सिस्टम। ये दोनों जो है एक स्प्रेयर सिस्टम की बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें एक स्प्रे करने वाला सिस्टम है विच इज़ डिज़ाइन विद 2 स्टेज स्प्रेइंग यूनिट। ठीक है, जिसमें 2 स्टेज हैं। ठीक है, मतलब 2 स्टेज हैं, इसमें 2 चरण हैं स्प्रेइंग यूनिट के। एंड सेपरेट स्टोरेज टैंक, और अलग से एक स्टोरेज टैंक है, मतलब जिसमें डिसइंफेक्टेंट जो है, जो कीटाणुनाशक है, वो भरा हुआ रहेगा। एंड डिसइंफेक्ट द इंडोर एरियाज़। ठीक है, जो डिसइंफेक्ट करेगा, कीटाणुओं को मारेगा अंदर, इंडोर मतलब अंदर का एरिया। ठीक है, बाय नंबर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल नूजल सेट इन द लोअर एंड अपर टीयर्स। ठीक है, उसमें जो कई सारे नूज़ल्स हैं। ठीक है, नूज़ल्स क्या होते हैं? जैसे हमें पाइप से पानी निकल रहा है और उससे छिड़काव करना होता है पेड़ों पे, तो उसके आगे एक नूज़ल लगाते हैं जिससे स्प्रे की तरह पानी निकले। ठीक है, वैसे ही वो नूज़ल इसमें भी लगा हुआ है। कई फिक्स नूज़ल्स हैं जो अपनी जगह से नहीं इधर उधर हिल सकते हैं, और कई फ्लेक्सिबल है जिनको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हिला सकते हैं। ठीक है, इन द लोअर एंड अपर टीयर्स। ठीक है, 2 चरणों में जो है, एक पहला चरण और दूसरा चरण, उनमें कई जगह पर फिक्स्ड है, मतलब वो मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, और फ्लेक्सिबल नूज़ल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? समय समय पर उपयोग किया जाता है जोखिम को कम करने में। ठीक है, किस चीज़ के जोखिम को? कोरोना वायरस के जोखिम को, ताकि जो लोग गलती से कोरोना वायरस के टच में आ जाएं उन्हें ये ना फैले। ठीक है, इसका छिड़काव
इसका जो 2 चरण छिड़काव है वो 2 इकाई के साथ बनाया गया है और इसमें अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली सतहों पर या कीटाणु रहित करने का काम करता है, जैसे कि टेबल्स हैं, डोर नॉब्स हैं, लाइट स्विचेस हैं, मैंने अभी बताया ऊपर। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये सब तो हम सभी जानते हैं कि ये रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग कोरोना वायरस को कम करेगी, कोरोना वायरस का जो खतरा है वो लोगों पे कम करेगी। ठीक है, और इसको जो है किस लिए यूज़ किया जाएगा, साफ़ करने के लिए और कीटाणु रहित बनाने के लिए, जो उन चीज़ों को, उन सतहों को जो बार बार छुई जाती हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार मतलब जल्दी जल्दी, सरफेसेस मतलब सतह। ठीक है, लाइक टेबल्स, डोर नॉब, लाइट स्विचेस, हैंडल, फ़ोन, कीबोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, डिसइंफेक्टिंग यूनिट पोमिड एंड BPDS, ये दोनों जो मशीनें हैं इनमें क्या होता है कि एक स्प्रेयर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें 2 चरण की स्प्रेइंग यूनिट है, मतलब 2 स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 चरण हैं स्प्रेइंग यूनिट के। ठीक है, और अलग से एक स्टोरेज टैंक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है अलीबाबा जैकमा रिज़ाइंस फ्रॉम सॉफ्ट बैंक बोर्ड। ठीक है, अलीबाबा के जैकमा जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, मतलब इस्तीफ़ा दे दिया है। कहाँ से? सॉफ्ट बैंक बोर्ड से। ठीक है, सॉफ्ट बैंक बोर्ड से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अलीबाबा को फाउंडर जैक मा विल बी रिज़ाइनिंग फ्रॉम द सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये रिज़ाइन कर देंगे सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। जैक मा सर्विंग फॉर नियरली 13 ईयर्स इन द बोर्ड, ये पिछले 13 साल से बोर्ड में काम कर रहे थे। मा इज़ एक्सपेक्टेड टू रिज़ाइन फ्रॉम द ग्रुप्स बोर्ड ऑन 25 जून, ऐसा माना जा रहा है, अभी तक ऐसा पता चला है कि वो 25 जून को अलीबाबा के जो बोर्ड है इनका, ग्रुप बोर्ड, वहाँ से रिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मतलब इस्तीफ़ा देंगे। द न्यूज़ कम्स एज अ ग्रुप पोस्टेड रिकॉर्ड फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, ये खबर ऐसे आती है कि हाल ही में सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल रिकॉर्ड ने वित्तीय नुकसान की एक रिपोर्ट जो है वो सबके सामने पेश की है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वित्तीय नुकसान हुआ है अलीबाबा कंपनी को। कितना नुकसान हुआ है? $13 बिलियन। ठीक है, 13 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। जैक मा हैड रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अलीबाबा इन सितंबर 2019। ठीक है, ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा पहले ही दे चुके थे। कब? सितंबर 2019 में। पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, उस पर से इन्होंने सितंबर 2019 में इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, अभी ये ग्रुप मेंबर हैं। ठीक है, सॉफ्ट बोर्ड ग्रुप ऑफ डायरेक्टर हैं, जिससे कहा जा रहा है कि ये 25 जून को इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि इनके ग्रुप ने, ठीक है, उस ग्रुप ने पोस्ट किया है कि इनका वित्तीय नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है? 13 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले 25 जून में ये अपना इस्तीफ़ा घोषित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द सॉफ्ट बैंक ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज 11 डायरेक्टर्स। ठीक है, द सॉफ्ट बैंक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर है, जो मतलब सॉफ्ट बैंक ग्रुप के बोर्ड के निदेशक हैं, उसमें 11 निदेशक होते हैं। ठीक है, 11 निदेशक होते हैं। द ग्रुप इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड द नंबर ऑफ इट्स बोर्ड मेंबर टू 13। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ग्रुप है उसमें जो है अब 13 निदेशक होंगे। ठीक है, वो 11 निदेशकों से अपने आप को 13 निदेशकों तक बढ़ाने की सोच रहा है। द कंपनी रिसेंटली प्रपोज्ड नॉमिनेशन ऑफ 3 न्यू डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी ने अभी हाल ही में प्रस्तावित किए हैं उनके नामांकन, जो 3 और इनके निदेशक बनेंगे नए। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो चीफ फाइनेंशियल मुख्य यहाँ के जो वित्तीय अधिकारी हैं वो हैं योशीमोटो गोट। ठीक है, कैडेनेंस डिज़ाइन सिस्टम CEO, ठीक है, जो इनका डिज़ाइन सिस्टम के CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है लिब्बू टान। और वसेडा बिजनेस स्कूल प्रोफेसर यूको कुआमोटो। ठीक है, इन तीनों के नाम प्रस्तावित किए हैं। ठीक है, सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल में इन तीनों के नाम नए प्रस्तावित किए गए हैं। कौन? पहले तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी योशीमोटो गोट को प्रस्तावित किया गया है। फिर कैडेनेंस डिज़ाइन सिस्टम CEO लिब्बू टान को प्रस्तावित किया गया है। और वडेसा पब्लिक स्कूल के प्रोफेसर यूको कुआमोटो को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर पहले 11 निदेशक हुआ करते थे, अब जो है वहाँ पर 13 निदेशक होंगे। 13 में से मतलब अब 3 के प्रस्तावित नाम जो है वो देख रहे हैं ये लोग, क्योंकि एक जो है इन्होंने भी अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। किसने इस्तीफ़ा दे दिया है? अभी मैंने आपको बताया
ये जैक मा ने, ठीक है। तो अब वहाँ पर 3 की जगह खाली हो गई है, तो 3 नए नाम जो प्रस्तावित किए गए हैं। द सॉफ्ट बैंक ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज ऑफ 11 डायरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब 11 डायरेक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अब जो है 3 की जगह खाली हो गई है। 3 की जगह इसलिए खाली हो गई क्योंकि ग्रुप ने सोचा है कि अब जो है उनके पास 11 नहीं 13 निदेशक होंगे, ठीक है। तो जो बाकी के 3 निदेशक हैं, यानी कि अब जैक मा ने तो अपने आप को रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी और ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्दी इस्तीफ़ा दे देंगे। तो 3 नाम जो नए आए हैं उनकी जगह पर, पहला होगा मुख्य वित्तीय अधिकारी योशीमोटो गोट, ठीक है। फिर कैडेनेंस डिज़ाइन सिस्टम CEO लिब्बू आन और वसेडा बिजनेस स्कूल प्रोफेसर यूको कामोटो, ठीक है। बस यही ज़रूरी है। अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो हैं सॉफ्ट बैंक के CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मयाशोनी सन, ठीक है, मयायोशी सन। और इसका मुख्यालय कहाँ है सॉफ्ट बैंक का, मिनाटो सिटी टोक्यो जापान, ठीक है। जापान के टोक्यो शहर में मिनाटो सिटी में, ठीक है। सॉफ्ट बैंक इस्टेब्लिश, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगली करंट। कोटक महिंद्रा बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो KYC। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पहली बैंक बन गई है पूरे भारत देश में जिसने वीडियो KYC को मंजूरी दे दी है, ठीक है। वीडियो KYC को मंजूरी देने वाली कोटक महिंद्रा बैंक पहली भारत की ऐसी बैंक है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट ऑन कोटक 811 द बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक पहली बैंक बन गई है भारत की जिसने वीडियो KYC अपने कस्टमर्स को देने की सुविधा जो है वो अलाउ कर दी है, उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। नो योर कस्टमर मतलब KYC, फैसिलिटी फॉर कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट, जो अपना इसमें सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, बचत खाता खोलना चाहते हैं कोटक 811 जो बैंक का ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उस पर, ठीक है। जो अपना बचत खाता खोलना चाहते हैं उनके लिए वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर सुविधा कोटक बैंक ने दी है और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली बैंक बन गई है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको कि ये भारत की पहली ऐसी बैंक बन गई है जिसने नो योर कस्टमर यानी वीडियो से KYC देने की सुविधा को मंजूरी दे दी है, ठीक है। जो भी अपना बचत खाता बनाएगा कहाँ पर, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो कि कोटक का है, ठीक है। द इनिशिएटिव इज़ प्रेजेंटली बीइंग लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस, अभी इस चीज़ को एक पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ एक तरह से इसका प्रयास करके देखा जा रहा है। ये पहल जो शुरू की गई है वो पायलट आधार पर की गई है, ठीक है। ये पहल, इनिशिएटिव मतलब पहल, यह पहल जो शुरू की गई है ये पायलट आधार पर की गई है, ठीक है। फॉर सेविंग अकाउंट यानी उन बचत खातों के लिए जो लोग अपने बचत खाते खुलवाना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है। विद वीडियो KYC वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स आर कंप्लीटेड वाया वीडियो कॉल, ठीक है। इस वीडियो KYC में जो वेरिफिकेशन होगा, जो सत्यापन होगा वो कैसे होगा, सिग्नेचर से यानी हस्ताक्षर जो करने होंगे वो वीडियो कॉल से करने होंगे विद अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। जो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा बैंक का, ठीक है, उसके सामने आपको वीडियो कॉल पे हस्ताक्षर करके दिखाने होंगे और आप दोनों के बीच में कोई भी भौतिक बात नहीं होगी, मतलब कोई भी फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा, ना आप उसको कभी मिलेंगे असलियत में, ना वो आपको कभी मिलेगा। बस वो इंटरनेट का जो आपकी स्क्रीन है वो उसके उस पार होगा और आप इधर होंगे और दोनों से वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब आपके जो प्रमाण पत्र हैं उनका सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है इन जनवरी 2020 द RBI ऑफ इंडिया अमेंडेड द नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ठीक है। जनवरी 2020 में जो RBI बैंक है भारत की उसने ये जो अमेंड कर दिया था अपने बिल में, जो KYC की जो संशोधन कर दिया था रूल में, ठीक है। नॉर्म्स एंड इंट्रोड्यूस द वीडियो बेस्ड KYC ऑप्शन, 2020 जनवरी में RBI ने कहा था कि वो अपने जो नो योर कस्टमर यानी KYC के रूल्स हैं उसमें संशोधन करके कहा था कि अब वीडियो के ज़रिए भी KYC का ऑप्शन हो सकता है ग्राहकों के लिए, ठीक है। और कोटक वो पहली बैंक बनी जिसने इस तरह से KYC करी, ठीक है, एकीकृत किया और वीडियो प्रोसेस से अकाउंट ओपनिंग की शुरुआत की है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की नींव कब रखी गई थी, सन 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में।
कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? उदय कोटक। आगे कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, ये चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैं ये कहूँगी कि हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है और टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। आजकल टैगलाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, बंजस्लिंगा बिकम्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इवेंट टू रिज्यूम पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, बंजस्लिंगा ये जर्मनी में एक स्पोर्ट होता है। ठीक है, फुटबॉल का स्पोर्ट है, मतलब फुटबॉल का एक बहुत ही बड़ा खेल होता है। बंजस्लिंगा जर्मनी में होता है। ठीक है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ पर, और ये पहला ऐसा स्पोर्ट बन गया है। ठीक है, ये पहला ऐसा कार्यक्रम बन गया है जिसने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद खुद की वापसी की है। ठीक है, ये पहला ऐसा स्पोर्ट है, पहला ऐसा खेल है जो कोविड-19 के बाद में अपनी वापसी कर रहा है। बंजस्लिंगा, द बंजस्लिंगा प्राइमरी फुटबॉल लीग। ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको कि ये फुटबॉल का गेम है। बंजस्लिंगा प्राइमरी फुटबॉल लीग ऑफ जर्मनी बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इवेंट। ये पूरी दुनिया का, विश्व का पहला सबसे बड़ा स्पोर्ट यानी खेल का वो इवेंट है जो लॉकडाउन के बाद में यानी कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद अपनी वापसी कर रहा है। ठीक है, टू रिज्यूम आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। द बंजस्लिंगा गेम्स बिगैन विद एम्प्टी स्टेडियम। इसके जो खेल होंगे, कई सारे खेल होंगे इस वाले लीग में, तो जो खेल होंगे वो उनकी शुरुआत कैसे होगी? उनकी शुरुआत होगी कि जो गेम है वो एक खाली स्टेडियम में शुरू किए जाएंगे। दो द स्टेडियम हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड मोर देन 80,000 प्लेयर्स। और जिस स्टेडियम में शुरू किया जाएगा उस स्टेडियम की कैपेसिटी है कि वो 80,000 से ज़्यादा प्लेयर्स को अपने में खिलवा सकता है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, उसकी क्षमता 80,000 प्लेयर की है उस स्टेडियम की। बंजस्लिंगा मीन्स फेडरल लीग। ठीक है, बंजस्लिंगा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेडरल लीग, मतलब संघीय लीग है ये। ठीक है, फेडरल मतलब संघीय लीग होती है। ठीक है, ये संघीय लीग है। आगे देखते हैं। द प्लेयर्स आर बीइंग टेस्टेड ट्वाइस अ वीक। जो लोग इसमें खेलने वाले हैं, जो खिलाड़ी इसमें खेलने आएंगे बंजस्लिंगा लीग में, फुटबॉल लीग में, उनको जो है 2 बार टेस्ट किया जा रहा है पूरे हफ्ते में। द टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द गेम वर केप्ट अंडर क्वारंटाइन। जो भी टीमें इसमें भाग ले रही हैं एक प्रतिभागी के तौर पर, उनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। द टीम एंटर्ड द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, जो टीम्स हैं वो अलग अलग समय पे ग्राउंड में आई। ठीक है, अलग अलग समय पे उन्होंने आगमन किया ग्राउंड में। द सब्सटीट्यूट्स सैट वेल अपार्ट ड्यूरिंग द मैचेस। ठीक है, और जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसकी जगह पे जो दूसरा खिलाड़ी खेलने आएगा ग्राउंड में, उन लोगों को दूर दूर बैठाया गया मैचेस के दौरान। ठीक है, अब इसमें से निकल के जो इंपॉर्टेंट करंट आ रही हैं वो हैं, द बंजस्लिंगा इज़ अ प्राइमरी फुटबॉल लीग इन जर्मनी। ठीक है, ये बंजस्लिंगा जो है ये वहाँ की एक बेसिक लीग है। ठीक है, ये जर्मनी की बहुत ही बड़े स्तर पे होती है वहाँ पर ये लीग, और बहुत ही बेसिक लीग है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में। ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1963 में। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिए। आगे देखते हैं। आगे जो अगली करंट है हमारी, 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 73वीं जो सेशन थी विश्व स्वास्थ्य संगठन असेंबली की, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लिया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो 73वीं सेशन थी, 73वीं सभा थी, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लिया गया। द 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वॉज हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। क्यों लिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? कोविड-19 की महामारी को देखते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। द 73rd सेशन ऑफ द असेंबली फीचर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम ऑल हू मेंबर स्टेट्स एंड फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, जो 73वां सेशन हुआ है, ये जो 73वीं बैठक हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन में, जो हिस्सा लेते हैं अलग अलग देश,
उनकी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलग अलग देशों के मेंबर हैं और वहाँ पर किस चीज़ पर ध्यान दिया गया, वहाँ पर उस बैठक का मेन उद्देश्य था कि लोगों की स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखा जाए। और ये किसने किया, वहाँ के कार्यकारी बोर्ड ने। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ने 73वें सेशन में जितने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मेंबर स्टेट हैं, मतलब जैसे कि अलग अलग जो देश और अलग अलग राज्य, उनके जो मेंबर हैं, प्रतिभागी हैं, और उन सब ने मिलकर बैठकर चर्चा की कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कैसे ध्यान रखा जाए। ड्यूरिंग द सेशन इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, भारत को किसने पेश किया, भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की सभा में भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मौजूद रहे। ड्यूरिंग द सेशन द मिनिस्टर हाईलाइटेड द टाइमली ग्रेडेड एंड प्रोएक्टिव स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स कोविड-19 मैनेजमेंट। जब ये सेशन चल रहा था, ये सभा जब संबोधित हो रही थी, तो उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जी यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वहाँ पर अपनी बात रखी और उनको बताया कि किस तरह से भारत ने बिल्कुल समय पर लॉकडाउन करके और हर चीज़ में पहले से तैयारी करके किस तरह से भारत में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका है और उसमें काफ़ी हद तक सक्षम भी हुए हैं। ठीक है, आगे द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO। ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है यानी विश्व स्वास्थ्य असेंबली जो 73वीं ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें अभी 73वीं जो अभी हुई है, ये जो है ये एक डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, ये अपना डिसीजन देती है, ये WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमिन द पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आगे दिशा और निर्देश निर्धारित करती है संगठन के। अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल, ये संगठन का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करती है। ठीक है, सुपरवाइज करती है वहाँ की फाइनेंशियल पॉलिसीज़। ठीक है, मतलब वित्तीय जितने भी कार्यक्रम बजट के हैं, प्रस्तावित बजट कार्यक्रम को मंजूरी देती है। एंड रिव्यू एंड अप्रूव द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट, और उसके बाद में उस कार्यक्रम बजट को मंजूरी देती है। पहले कार्यक्रम का बजट बनाती है, फिर उसको मंजूरी भी देती है। इट इज़ हेल्ड एनुअली इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये हर साल जिनेवा में होती है, स्विट्ज़रलैंड के। क्यों? क्योंकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी वहीं पर है। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी पिछली कई करंट्स में बताया है कि WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। अब एक बार इसको देख लीजिए, मैं बता देती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि WHO की जो ये असेंबली होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, उसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि ये जो नीतियाँ होती हैं संगठन की, उन पर चर्चा करती है। ठीक है, अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल, मतलब कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को नियुक्त करती है। ठीक है, और प्रबंध निदेशक को भी नियुक्त करती है, और उसके बाद में बहुत सारे कार्यक्रम का बजट बनाती है और उनको प्रस्तावित करती है। ठीक है, और ये हर साल जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होती है, लेकिन इस बार यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।